आपको वादा था कि आज के सेशन में घड़ी में जब भी 3:20 होता है तो प्रतिदिन हर हफ्ते आपको अलग अलग क्लास में देता हूँ। एक दिन हिंदी, एक दिन संस्कृत, एक दिन सामाजिक अध्ययन, एक दिन पर्यावरण, एक दिन गणित, हर विषय आपको मिलता है। उसी की श्रृंखला में दोस्तों ये जो संस्कृत की, देखो क्लासेज का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको रोज क्लास मिलेगा तो बहुत फायदा होगा, ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि यार सीटेट का मतलब ही पेडागोजी है, तो सीटेट में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 व्याकरण के हैं। और पेडागोजी सब सेम होता है, किसी भी विषय की दोस्तों पेडागोजी अलग नहीं होती है, यह आप मान कर चलिए, और तभी जाकर साथी बांध बनने वाला है। तो आज आपको ये चेक भी करना है कि क्या हर विषय की पेडागोजी सच में सेम होती नहीं होती है, संस्कृत की पेडागोजी में कमोबेश क्या कुछ फर्क है क्या, तो पूरा साथी आप लोग महसूस करने वाले हो आज के सेशन में। तो बहुत स्वागत है साथी आप सभी का, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सेशन का। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक शिक्षिका स्वकक्षाया, क्या बोला, एक शिक्षिका स्वकक्षाया बालकान युग्मेश विभज्य, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़े में बांटती है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो गुरु जोड़े में बांटती है। और जोड़े में बांटने के बाद क्या कहती है ये भी आप समझिए साथी, वो जोड़े में साथी बांटती है और क्या करती है आप इस बात को समझिए। कह रहा कि एकस्या कथाया पठनम कर्तुम, एकस्या कथाया पठनम कर्तुम, एक कथा का, एक कहानी को पठन करने के लिए कहती है। तथा च तस्याः सारांशम स्वशब्देश वक्तुम निर्देशित, उस कथा का, उस कहानी का जो सारांश है अपने शब्दों में बोलने का निर्देश देती है। अस्य प्रक्रियायाः मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति, इस प्रक्रिया का साथी मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा भाई, मेरा साथी, मेरा दोस्त इसका जवाब जरूर करेगा, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप लोग सटीक जवाब दोगे। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं। मतलब एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को जोड़ों में बांटती हैं और कहती हैं कि बेटा इस कहानी को पढ़ो, ग्रुप में बांट के कहती है कि बेटा तुम इस कहानी को पढ़ो और इस कहानी का जो सारांश है तो मुझे अपने शब्दों में बोल के बताओ। तो वो अध्यापिका ये क्या करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। साथ ही पहला विकल्प, छात्राणाम स्मरण शक्ति परीक्षणम तथा च कक्षायाम अनुशासनम स्थापनम। अब तुम्हें पता है अब जो लोग पेडागोजी ढंग से नहीं डील कर पाते हो बेचारे फंस जाते हैं। मेरा भाई, मेरा साथी और मेरी बहन, कभी भी किसी विकल्प में यार भाई स्मरण नहीं लिखा होना चाहिए। अगर किसी विकल्प में स्मरण लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर हरगिज नहीं सही होगा, और यहाँ पे अनुशासन लिखा है तो ये भी नहीं सही होगा। देखो धीरे धीरे ही सही पर सीखोगे आप, धीरे धीरे ही सही पर धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर पेडागोजी को कैसे डील किया जाए। सेकंड ऑप्शन, छात्राणाम मध्यम परस्परम संवाद माध्यमेन, छात्रों के बीच परस्पर संवाद के माध्यम से अर्थ ग्रहण करना तथा अभिव्यक्ति के कौशल के विकास करना, यही उद्देश्य है, बिल्कुल सही। शिक्षकस्य कार्यभारम न्यूनीकर्तु छात्राणाम समयापनम, मतलब ये शिक्षक के कार्य को कम करना, गलत बात। छात्र, देखो पहली बात, किसी भी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य ये कभी नहीं होता है कि शिक्षक के भार को कम किया जा रहा है या शिक्षक पर भार बढ़ाया जा रहा है। आमतौर पर आपका जो उत्तर हो वो पेडागोजी हमेशा बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। चौथा विकल्प, संस्कृत भाषाया कठिन शब्दानाम कंठस्थीकरणम, संस्कृत भाषा में कठिन शब्दों को रटवाया जाए। देखो फिर समझो, यहाँ पे कठिन लिखा है तो पेडागोजी कहता है कि कभी भी किसी विकल्प में कठिन, सरल, जटिल, कंठस्थीकरण ऐसे शब्द नहीं लिखा होना चाहिए, और अगर लिखा है तो वो हर हाल में गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने शिकायत कर रहा है आपकी। क्या शिकायत है आपसे? ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाषा अधिगम संदर्भे बहुभाषिकता का भूमिका निर्वाहती। कह रहे हैं भाषा अधिगम के संदर्भ में जो बहुभाषिकता होती है उसकी क्या भूमिका होती है। प्रिय छात्रों और मेरे भाइयों, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, कि दुनिया की कोई ऐसी क्लास नहीं है जो बहुभाषी ना हो, हर एक क्लास बहुभाषी होता है। आप अपनी क्लास को देख लो, इस क्लास में तमिल, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, मराठी बोलने वाले बच्चे हैं, हर तरह की बोली को बोलने वाले स्टूडेंट हैं। अगर देखा जाए तो अपनी क्लास में मराठी बोलने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, है ना, मुंबई से ज़्यादा लोग हैं, महाराष्ट्र से, फिर यूपी के हमारे अपने अवधी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर आपके अन्य जिले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी बोली को लेकर आते हैं। यही बहुभाषिकता है। तो मैं इस बहुभाषिकता को क्या करूं, इयम लक्ष्य भाषा या अधिगमने बाधारू, मतलब ये जो इनकी भाषा है क्या ये मेरे लिए एक बाधा बन जाएगी? ये बात दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। इयम एकम महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति, यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यत छात्राणाम, जहां पे छात्र संज्ञानात्मक विकास के विकासे तथा चा भाषा अधिगम, जहां पे छात्रों के दिमागी विकास में और उनके अधिगम में वो हम सहायक होता है। प्यारे भाई ये बात तो सही है।
तीसरा विकल्प में क्या है, बहुभाषिकता केवल, केवल लिखा है मतलब ये विकल्प गलत होगा। इयम शिक्षक कृते, ये शिक्षकों के लिए एक भार है, ये भी गलत है। यानी दोस्तों आप लोग उत्तर अपना कर चुके हो। आओ साथी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है साथी, काचित शिक्षिका छात्राणां पठन दोषान लेखन त्रुटीनां तथा च तेषां प्रगतेः समयानुसारम् एकस्मिन् संचिका अभिलेखनम करोति। कोई अध्यापिका छात्रों के पठन के दोष, लेखन की कमी और उनकी प्रगतियों का डेटा इकट्ठा करती है। शिक्षक का यह करने का तरीका क्या कहलाता है साथी? क्या ये योगात्मक मूल्यांकन? देखो संकलन का मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब यह होता है जिस दिन आप सीटेट की परीक्षा दोगे वो दोस्तों आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। ये बतिया हमारे हर भाई और बहन को पता है, बात समझ रहे हो। उपचारात्मक शिक्षण तब होता है जब हम बच्चों की कमियों का पता लगा चुके हैं और उपचार करें। तो यहाँ तो उपचार तो हो नहीं रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है दोस्तों, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे ने कब स्कूल में एडमिशन लिया, उसके माता पिता का नाम क्या है, उसकी चारित्रिक गतिविधि क्या है, उसकी सामाजिक गतिविधि क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। चौथा विकल्प है निदानात्मकम परीक्षणम, ये उनकी कमियों को दूर करने के लिए होता है। साथ ही यहाँ पे ये वाला सही है, क्योंकि अगर मैं बच्चों के पढ़ने की दोष को, लेखन की त्रुटि को, प्रगति को मीजर कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कमियों का पता लगा रहा हूं। प्यारे भाई, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर टी कहा है तो भैया थैंक यू वेरी मच, आपने एकदम बेहतरीन जबरदस्त आपने उत्तर किया है। आइए साथी अगला क्वेश्चन भी इसी कड़ी में देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वाइगोत्स्की महोदयस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतम आधुत्य संस्कृत भाषा कक्षायाम कस्य सहत्वम सर्वाधिकम अस्ति। कह रहे हैं वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृत की भाषा की क्लास में क्या महत्व है। देखो एक बात तो हर व्यक्ति को पता है, मेरी क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय के पर्वत पर बैठकर नहीं सीखता, बच्चे को पसंद है समाज, वह लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज ही उसके संस्कार का दर्पण होता है। तो जब वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आए, तुम्हें मैं कुछ शब्द बता देता हूं, उनको विकल्पों में जोड़ना, जैसे चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया, डिस्कशन, ये सारे शब्द आपको विकल्प में दिखेगा। आइए विकल्पों को डिकोड किया जाए। पहला विकल्प कह रहा है साथी मेरा भाई कि छात्राणाम स्वतंत्र रूपेण कार्यकरणम, जहां पे छात्र स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यत्र शिक्षकस्य कोऽपि हस्तक्षेपः न भवेत्। ये बात तो सुनने में बहुत नीक लग रहा है कि जहां पे छात्र स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बतिया तो नीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दोस्तों हमारे जो महोदय हैं वाइगोत्स्की, उनके हिसाब से विकल्प ये नहीं है। समवयस्कैः सह परस्परम अंतःक्रिया तथा च शिक्षकेण पाढ़म, क्रिया करते हैं और जो वयस्क होते हैं वो उनको सहायता प्रदान करते हैं, पाढ़ प्रदान करते हैं। सही बात है। यहाँ पे केवल लिखा है तो ये विकल्प गलत होगा, और यहाँ पे यंत्र लिखा है तो ये भी गलत होगा। याद रखो कभी किसी विकल्प में यंत्र ना लिखा हो, यांत्रिक ना लिखा हो, केवल ना लिखा हो, व्याकरण ना लिखा हो, परिणाम ना लिखा हो, परीक्षा ना लिखा हो, प्रदर्शन ना लिखा हो, अगर ऐसा है तो तुरंत वो विकल्प गलत काट दीजिएगा। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है साथियों, और आप देख रहे हैं साथी एजुकेशन स्टडी पॉइंट लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ यूट्यूब इंडिया पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पठन समय अधोगामी प्रक्रिया इत्यनेन किम तात्पर्यम अस्ति। इसका मतलब क्या है? पठन के संदर्भ में जो अधोगामी प्रक्रिया होती है, इस बात का तात्पर्य क्या है? भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स अपने सही जवाब के द्वारा। आइए दोस्त देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरा भाई, बताओ अधोगामी, टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले कहानी सुनाऊं, कहानी सुना के आपके मन को मैं अपनी तरफ आकर्षित कर लूं। अब तुम मुझे समझ चुके हो, अब मैं जो बोलूंगा धीरे धीरे आप लोग सब समझोगे। ये होता है टॉप टू डाउन प्रक्रिया, कि पहले हम संपूर्ण से अंश की ओर चलूं। समझ गए? तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथमम वर्णानाम ज्ञानम, यानी पहले वर्ड का ज्ञान। वर्ड का ज्ञान का मतलब ये टॉप टू डाउन नहीं है, ये डाउन टू टॉप है, मतलब ये विकल्प तो हरगिज नहीं होगा। प्यारे भाई अगला, संपूर्ण पाठस्य पूर्व ज्ञानेन, पूरे पाठ को पूर्व ज्ञान की सहायता से संबंध स्थापित करके अर्थ ग्रहण कराएंगे, फिर शब्द का विश्लेषण करेंगे। प्यारे भाई बात तो सही है। यहां पे तीसरे विकल्प में केवल लिखा है इसलिए गलत है, और यहां चौथे विकल्प में व्याकरण लिखा है इसलिए गलत है, और यहां पे पूर्ण रूपेण लिखा। देखो एक चीज और याद रखो, कभी भी किसी विकल्प में पूर्ण रूपेण ना लिखा हो तो ये विकल्प गलत माना जाता है, ये शब्द गलत माना जाता है। प्यारे भाइयों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अलावती कुशवाहा जी और ऐसे जितने मेरे साथी हैं जिनको देखने में दिक्कत आया करे ना, हालांकि देखने में दिक्कत रहती नहीं है, लेकिन मानता हूं कि आप लोग 50-55 साल के भी कुछ लोग हमारे अभिभावकगण हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लिया करो। फुल स्क्रीन पे करना तो आता ही होगा ना, एक एक शब्द आपको स्पष्ट दिखेगा यार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ साथी। भाषा अधिगम तथा च भाषा अर्जनम इतनयो मध्य मुख्य भेदा का। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में दोनों में अंतर क्या है प्यारे भाई? लाइन बाय लाइन समझो। ठीक है, 720p पर आप देख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये निश्चित रूप से उम्र का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। किस पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो या फिर टीवी पर देख रहे हो? कई बार अगर आप टीवी पर देख रहे होते हो तो वहाँ भी थोड़ा बहुत वो भाई दिक्कत करता है, बड़ी स्क्रीन करोगे तो क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। खैर दोस्तों, हम आते हैं बात अधिगम की, बात करते हैं। अधिगम क्या होता है दोस्तों? जो पढ़ाई केवल विद्यालय में हो, जिस चीज को हम विद्यालय से सीखते हैं वो अधिगम होता है। अब इसका मतलब ये है मेरे भाई कि विद्यालय में आपके आने का, जाने का, सीखने का समय निश्चित होता है, यानी विद्यालय में जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी वो सचेत प्रक्रिया है, वो एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि वहां आने जाने का समय निश्चित है। इसको तो अधिगम कहते हैं। और अर्जन क्या होता है साथी? अर्जन का मतलब ये होता है कि जिस चीज को सीखने का कोई पैमाना फिक्स नहीं होता। अब आप मेरी क्लास में हो, लेकिन मेरी कोई बात या मेरी आदत आपको कोई चीज अच्छी मान लो लग गया और आपने उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, तो ये अर्जन है। तो आप क्लास में तो पढ़ने आए थे, लेकिन कोई आदत मेरी अच्छी लगी और आपने स्वीकार कर लिया, या आपकी कोई आदत हमें ठीक लगी, हमने उसे स्वीकार कर लिया। तो अर्जन का मतलब ये स्वाभाविक रूप से होगा, कहीं भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। समझ गए? तो आओ विकल्पों में साथी खोज लेते हैं। क्या बोल रहा है? पहला विकल्प कह रहा है कि भाषा अधिगमा स्वाभाविका। जी नहीं, अधिगम स्वाभाविक नहीं होता, अधिगम अचेतन नहीं होता। अधिगम के लिए तो विद्यालय जाना पड़ता है, सचेत प्रक्रिया, मतलब ये विकल्प तो गलत होगा। ये विकल्प दोस्तों हर हाल में गलत होगा। सेकंड ऑप्शन, भाषा अर्जनम एका स्वाभाविका, यानी भाषा अर्जन एक स्वाभाविक अचेतन प्रक्रिया, यहां तक तो सही लग रहा है। और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रयासपूर्ण होता है, एकदम सही, एकदम सही, क्योंकि अधिगम का एक नियम है, विद्यालय का अपना नियम है समय पर आने और जाने का। तीसरा विकल्प साथी कह रहा है, क्या कह रहा है? भाषा अर्जनम केवलम विद्यालय एवं संभवती। भाषा अर्जन केवल विद्यालय में ही संभव है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? अर्जन थोड़ी विद्यालय में होता है, अर्जन कहीं भी हो सकता है। अरे तुम चौराहे पर अगर चाय भी पी रहे हो तो वहां भी अर्जन हो सकता है। कोई बात ठीक लगी, आपने स्वीकार कर लिया, तो अर्जन कहीं भी हो सकता है साथी, तो ये भी गलत है। द्वयो मध्य को अपि भेदा नास्ति, करें दोनों में कोई भेद नहीं, ये तो गलत बात है, दोनों में बहुत सारा अंतर है। थैंक यू सो मच रंजीत कुमार आपके सुपर चैट के लिए। आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 7। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? प्रामाणिक सामग्री इति पदेन संस्कृत शिक्षणे किम अभिप्रेतम अस्ति। कहने प्रामाणिक सामग्री, इस शब्द का संस्कृत के शिक्षण में क्या अभिप्राय है? आप ये बताओ यार, संस्कृत का शिक्षण हो, चाहे हिंदी का शिक्षण हो, चाहे बाल विकास का हो, चाहे गणित का हो, प्रामाणिक सामग्री का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। जब मैं कोई चीज दोस्तों आपके दैनिक जीवन पे जोड़कर पढ़ाता हूं, तभी आपको प्रामाणिकता लगेगी ना, तभी तो आपको लगेगा हाँ भाई रियल लाइफ से कनेक्ट है। तो जब कोई चीज बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, बच्चा और चाहे हम आप हों, तभी वो प्रामाणिक माना जाएगा। देखो बच्चा तो इस दुनिया में हर कोई है, उम्र बढ़ जाने से कोई ये नहीं हो जाता कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। उम्र की दहलीज है, लेकिन इंसान फिर भी बच्चा ही है ना। वो तो दुनिया ने ऐसी बगावत कर रखी है कि हर व्यक्ति अब जो है संदेह की नजर पे देखा जा रहा है। बाकी दोस्तों विकल्प पर वापस आता हूं। पहला विकल्प कहता है कि पाठ्य पुस्तक से लेखकेन विशेष रूपेण संस्कृत शिक्षार्थ लिखितानि सरलानि वाक्यानि। पहली बात तो ये विकल्प को मुझे पढ़ना भी नहीं था, क्योंकि इस विकल्प में पाठ्य पुस्तक लिखा है, मतलब ये निगेटिव वर्ड है। एक मिनट में कलर इसका बदल के नीला करूंगा साथी। हाँ, मतलब पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड। सेकंड ऑप्शन, संस्कृत भाषायाम प्रकाशिता, संस्कृत भाषा में छपी हुई समाचार पत्रिकाएं, लेख, विज्ञापन जो बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट हो। ये बात तो बिल्कुल सही। संस्कृत व्याकरण से सिद्धांतान, देखो भैया सिद्धांत एक निगेटिव वर्ड होता है, फिर समझो, फिर इस बात को नोट कर लो। तुम किसी भी विषय की पेडागोजी क्यों ना हल करना, अगर विकल्प में सिद्धांत शब्द लिखा है तो वो विकल्प किसी भी कीमत पर हरगिज नहीं सही होगा, ये मानकर चलना। और यहां पे केवल लिखा है तो ये भी नहीं होगा। समझे नहीं समझे साथी? अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? कश्चित शिक्षकः स्वछात्राणां भाषा कौशलस्य समग्र विकासाय एकम कार्यम ददाति। कुछ शिक्षक, कश्चित शिक्षक मतलब
कुछ शिक्षक स्वछात्राण मतलब अपने छात्रों को भाषा के कौशल के समग्र विकास के लिए एकम कार्यम ददाति, एक कार्य देते हैं। कुछ शिक्षक अपने बच्चों को भाषा कौशल के समग्र विकास के लिए एक कार्य देते हैं। यत्र छात्राः, जहां पे छात्र प्रथमम वार्तालापम शृण्वन्ति, जहां पे बच्चे सबसे पहले वार्तालाप को सुनते हैं, ततः इसके पश्चात तस्य विषय चर्चाम कुर्वन्ति, उसके बाद उस विषय पे चर्चा करते हैं। अंते च एकम लेखम लिखन्ति, और अंत में एक लेख लिखते हैं। ऐसा पद्धति किम कथ्यते, ऐसी पद्धति को क्या कहा जाएगा। साथ ही ये रियल क्वेश्चन है, आपके सीटेट में जो पेडागोजी पूछा गया है, एकदम रियल लंबे लंबे क्वेश्चन। आओ दोस्तों इसका मतलब समझते हैं। पहला ऑप्शन, इस क्वेश्चन का भाव ये था कि कोई अध्यापक ऐसा है, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भाषा कौशल के पूरा विकास के लिए पहले उनको वार्तालाप सुनने का मौका देते हैं, फिर उस पर चर्चा करने का मौका देते हैं, फिर उस विषय पर लेख लिखने को कहते हैं। ऐसी पद्धति को क्या कहेंगे। भाषा कौशला नाम पृथक पृथक शिक्षणम, ये बात एकदम गलत है। पहली बात, भाषा के कौशल पृथक पृथक होते ही नहीं है। भाषा के कौशल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कनवा आपका आज सुनेगा और दिमागवा तुम्हारा 10 साल बाद निर्णय लेगा? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कान आज सुने और बुद्धिया तुम्हारा 10 साल बाद सोचे? ना साथी ना, ये बात गलत है। तो अलग अलग नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन, भाषा कौशला नाम एकीकृत शिक्षणम, एकदम सही। भाषा के कौशल एक ऐसे कौशल हैं जो एकीकृत हैं। एकीकृत का मतलब एक नहीं होता, एकीकृत का मतलब होता है जिसके चारों तरफ हर चीजें जुड़ी हैं। चौथे तीसरे विकल्प में व्याकरण लिखा है तो ये निगेटिव वर्ड है। चौथे में प्रत्यक्ष विधि, देखो ये भी प्रत्यक्ष विधि मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रत्यक्ष विधि का मतलब है बच्चों को सामने से पढ़ाना। नहीं भैया, प्रत्यक्ष विधि का मतलब ये होता है कि जब मैं अपनी क्लास में, मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में आए तो मैं उसकी बिना जाति पूछे, बिना नाम पूछे उसको पढ़ने का अगर मौका दे रहा हूं, ये प्रत्यक्ष विधि है। प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारी दहलीज पर है साथी। अब आप क्या कहोगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बताओ भैया। एक शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, धैर्यपूर्वक लाइन बाय लाइन कवर कर लो। देखो साथी, एक चीज जान लो, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है। और देखो पेपर में सब कुछ, देखो व्याकरण के क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन पेडागोजी तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है। इसी के बल पे हर कोई तैयारी करता है। तो क्वेश्चन अगर लंबा रहे तो ध्यानपूर्वक सुनो, जल्दबाजी में ये मत सोचा करो यार जल्दी जल्दी करवा के क्या फायदा मिलेगा आपको। आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जल्दी जल्दी करूंगा, समझा ही नहीं पाऊंगा आपको मैं, तो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक शिक्षक संस्कृत की क्लास में व्याकरणम पाठयितुम सर्वप्रथम कानिचन उदाहरणानि प्रस्तुतम करोति। एक शिक्षक संस्कृत की क्लास में व्याकरण को पढ़ाने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओके, छात्राः तानि उदाहरणानि, जो बच्चे हैं उन उदाहरण को देखकर विश्लेषण करते हैं, तथा च स्वयं नियमम निष्कषयन्ति, उसके बाद स्वयं नियम निकालते हैं। ऐसा व्याकरण शिक्षण से का विधि अस्ति, ये जो व्याकरण शिक्षण की विधि है इसको क्या नाम दिया जाए? गुरु इस प्यार को क्या नाम दें? अगर कोई शिक्षक बच्चों को पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, फिर विश्लेषण करवा रहा है, फिर बच्चे नियम स्वयं निकाल ले रहे हैं, सबको पता है इसको आगमन विधि कहते हैं। क्योंकि आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। इसका ट्रिक मैंने बताया था, मैंने कहा आगमन का तुम पहला अक्षर देखो, आ जो है वो ऊ की तरह दिखता है, और आगमन का अंतिम अक्षर देखो जो ना है, तो ना से नियम, यानी आ में ऊ है तो पहले उदाहरण बाद में नियम। और निगमन में आपको पता है पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण। साथी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, आपकी दहलीज पे है साथी, तो मैं चाहूंगा आप लाइन बाय लाइन चीजों को देखो और बताओ। निदानात्मक परीक्षण से पश्चात, निदानात्मक परीक्षण के बाद यानी कमियों का पता लगाने के बाद, उपचारात्मक शिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम भवति, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ प्यारी, निदानात्मक परीक्षण के बाद जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसका क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है? देखो दोस्तों, निदानात्मक का मतलब कभी भी निदान करना नहीं होता। निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। एक अध्यापक ने कमियों का पता लगा लिया है, अब वो उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है। इसके पीछे उस टीचर की मंशा क्या है? पहला, छात्रेभ्यः उत्तम अंकान प्राप्तुम केवलम परीक्षा, ये देखो देखते ही समझ में आ गया था। बच्चों को नंबर को, देखो आपको कभी भी पेडागोजी हल करना है, बच्चों को मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। वो प्राइमरी का बच्चा है, एनसीएफ कहता है कि बच्चों को पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है। प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाई कराई जाती है वो बच्चों के व्यवहारिक गुणों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज होता है और टीचर
अपने अनुभव से उस बच्चे की जीवन की गाथा को लिखता है। तो यानी इस विकल्प में अंक की बात की है, नंबर की बात की जा रही है, तो विकल्प गलत है। सेकंड ऑप्शन, दुर्बल छात्राणाम कक्षाया निष्कासनम, यानी कि जो कमजोर छात्र हैं उन्हें क्लास से बाहर करना, ये बात पूरी तरह गलत, मतलब ये भी गलत होगा। निदानात्मक परीक्षणेन ज्ञाता नाम दोफाडाम, निदानात्मक परीक्षा के द्वारा ज्ञात दोषों को, कमियों को निवारण करके छात्र के अधिगम के स्तर में सुधार करना, बिल्कुल सही। और चौथे विकल्प में लिखा है कि प्रतिभाशाली छात्रों को कठिन कार्य दिया जाए, ये बात गलत है। यही कारण है कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में जो बच्चा क्लास में सबसे तेज होता है वो भी जल्दी नहीं काम खत्म करता है। जैसे अभी आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अभी एक उदाहरण ले लो, अभी क्या चल रहा था, जनगणना चल रहा था, इसके पहले SIR चल रहा था। तो कुछ जो हमारे साथी हैं वो भी जल्दी जल्दी काम इसलिए नहीं करना चाहते थे कि भाई साहब अगर जल्दी काम कर लिए फिर ये अगला काम दे देंगे। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना खराब है कि मैंने अगर अपना काम अच्छे से पहले कर दिया रात दिन तो तुम मुझे अगला काम थोप दोगे, इससे अच्छा हम आराम से करेंगे। समझ रहे हो ना साथी? भाई मैंने अगर मेहनत से अपना काम 2 दिन में पूरा कर दिया है तो ये कहाँ लिखा है कि तुम मेरे ऊपर दूसरा काम थोप दो? वो भी फिर और आराम से करता है। बात समझ रहे हो? तो प्रतिभाशाली छात्रों को अतिरिक्त कठिन कार्य मत दो, सबको साथ में लेकर चलो। प्यारे भाइयों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे साथियों, ये महत्वपूर्ण सूचना आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप भी सीटेट में बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में फंस जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको पहली बार में पास किया जाए, या आप पहली बार देने जा रहे हैं तो क्या करें, तो दोस्तों एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपसे कहता है कि सीटेट पास करने के लिए पहली बात, एक ही गलती को बार बार रिपीट मत करो। जब तक पेडागोजी नहीं सीखोगे गुरु, कभी नंबर आपका करेक्ट नहीं जाएगा। कारण यह है कि आप खुद सोचो, अगर आप 70, 75, 80, 85 फंस रहे हो तो इसका मतलब यह है कि क्या 70-70 क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो? मेरे भाई, पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है। अगर पेडागोजी का पैटर्न आपने सीखा होता तो क्या 90 नंबर वो ना करा देता? और बचता तो 60 नंबर टॉपिक में कोई कितना भी कमजोर हो वो 10-15 नंबर तो तुक्का मार के ले लेगा। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी और साथ में हर विषय का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर 1 घंटे इसे आप रोज पढ़ोगे तो 10 दिन में आपका सिलेबस आपको ये कंप्लीट करके दे देगा। इसके अलावा जब नोट्स आप कंप्लीट कर लेना तो इसी नोट्स में आपको दिया गया है 2011 से लेकर 2026 तक का, पिछले 14 सालों में आयोग ने, सीटेट ने जितना प्रश्न पूछा है उसका एक निचोड़। अब देखो 14 सालों में तो आमतौर पे 15 से 20 हजार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब मत पढ़िए, उसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो निचोड़ क्वेश्चन है, आप उनको रिवीजन करिए। 500 से 700 क्वेश्चन मेन होता है। इतना कर लोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुमको रोक ले। अब सवाल यह है कि साथी आपको कैसे मिलेगा? तो मेरे भाइयों, आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9653050981 पे आप सीधा कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो पूरा खर्चा है वो 999 रुपए है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस में मिलेगा ये 499 रुपए में, यानी पूरा 150 पेज का कंप्लीट नोट्स और साथ में ये 14 सालों का जो मेन निचोड़ क्वेश्चन है वो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। प्यारे भाइयों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है कि BICS तथा CALP इत्यनयोः मध्ये संस्कृत भाषायाः संदर्भा कः विकल्पः समीचीनः। मतलब ही है मेरे भाई। पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी शिक्षण शास्त्र में BICS का मतलब क्या होता है। BICS का मतलब ये होता है मेरे भाई कि बच्चों में जो दैनिक जीवन में, जैसे आप लोग घर के आसपास घर में जो बेसिक बोली बोलते हो, आमूल जो दैनिक जीवन में बातचीत करते हो, इसे कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, यानी इसको BICS कहते हैं। और जो भाषा आप विद्यालय में बोलते हो, जो अधिगम आप विद्यालय में करके सीखते हो, उसे CALP कहते हैं। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आओ देखते हैं। पहला विकल्प BICS इत्यस्य संबद्धा दैनिक वार्तालापे प्रयुक्त भाषा अस्ति। मतलब ये बात तो सही है, BICS का मतलब जो भाषा हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं। यद्यपि CALP इत्यस्य संबद्धा एकेडमिक, एकदम सही क्वेश्चन है, क्योंकि CALP का मतलब होता है जो तुम ज्ञान विद्यालय में लाते हो, जो ज्ञान तुम विद्यालय से सीखते हो वो CALP है, और BICS जो अपने दैनिक जीवन में घर पर बातचीत करते हो उसे BICS कहते हैं। समझे साथी? आप समझ गए हो। बाकी विकल्प पे मैं क्यों जाऊं? यहाँ पे उच्च स्तर मतलब गलत ऑप्शन, केवल लिखा है मतलब गलत ऑप्शन, यहाँ पे केवल तो गलत ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार करता हुआ क्वेश्चन नंबर 12। जज्बातों को काबू कीजिए और भर दीजिए पूरा उत्तर। विनय कुमार गौतम, रविंद्र सिंह, विजय लक्ष्मी, सीमा सिंह, कल्पना सिंह। संस्कृत अधिगमे छात्राणाम त्रुटिया शिक्षकेण कथम ग्रहीतव्या। संस्कृत के अधिगम में छात्रों की त्रुटियों को
क्या बोला? संस्कृत के अधिगम के शिक्षण में छात्रों की त्रुटियों को शिक्षक किस रूप में ग्रहण करे? अगर किसी क्लास में कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे की गलती को एक अध्यापक किस रूप में उसको ले? पहला, त्रुटियों को एक अपराध मान लिया जाए। क्या करें? त्रुटियां अपराध रूपा संति, त्रुटियां तो अपराध का स्वरूप है। अतः तासाम कृत्य छात्रेभ्यः दंड दातव्य, इसलिए छात्रों को उसके लिए दंड दिया जाए। ये बात तो गलत है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया या स्वाभाविक अंगा संति, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया में स्वाभाविक अंग है।